So hello dear students, welcome to my expert physics app. So students, आज हम स्टार्क इफेक्ट पढ़ने वाले हैं और बेसिकली स्टार्क इफेक्ट क्या होता है और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम्स में आते हैं ये सभी आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो चलिए स्टूडेंट्स बिना टाइम लिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब तक आप सब लोग ज्वाइन कर लें। स्टार्क इफेक्ट, देखिए स्टूडेंट्स, सो स्टार्क इफेक्ट है क्या? इट इज बेसिकली द splitting of spectral lines in the presence of external electric field। तो बच्चों, हमारी जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं जो हमें मिलती हैं स्पेक्ट्रम में, ठीक है, तो जब हम क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं सोर्स ऑफ लाइट पर, तो हमारी जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं। ठीक है, इसी फिनोमेना को जो है स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, सो स्टार्क इफेक्ट इज द स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों देखो ये कैसे होता है मैं समझाता हूँ आपको। बेसिकली स्टार्क इफेक्ट जो है इट इज एक्सप्लेन्ड बाय पर्टर्बेशन थ्योरी। इसे पर्टर्बेशन थ्योरी से आसानी से समझाया जा सकता है। और स्टार्क इफेक्ट होता क्यों है अब ये समझते हैं। तो वो तो मैं बताऊंगा स्टार्क इफेक्ट में होता है क्यों है, कैसे होता है, वो सब बताऊंगा। बट पर्टर्बेशन थ्योरी हम क्यों अप्लाई करें? जो हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, दिस इज़ द पर्टर्बेशन। ठीक है, ओके। और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर लग रहा है? एटम पर लग रहा है, सोर्स ऑफ लाइट पर, है ना। तो हमारा जो एटम है उसका जो हैमिल्टोनियन है दैट इज़ द अनपर्टर्बेटेड हैमिल्टोनियन। ठीक है, ओके। चलो अब मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ देखिए क्या होता है बच्चों, ये सोर्स है, तो सोर्स क्या होता है? एटम्स, है ना। एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में आते हैं, ठीक है, और जब वो ग्राउंड स्टेट में जाते हैं तो लाइट निकलती है। ठीक है, अब बेसिकली अभी तो आप देख सकते हो कि आपको एक ही लाइन दिखाई दे रही है। ठीक है, यू कैन सी दैट ऑन द स्क्रीन देयर इज़ वन लाइन। बट अगर हम क्या हो कि यहाँ जो हमारा सोर्स है, मतलब एटम्स जिनसे लाइट निकल रही है, अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये जो लाइट है वो कई हिस्सों में बढ़ जाएगी। ये जो एक लाइट है जो निकल रही है वो कई हिस्सों में बढ़ जाएगी। और आपको स्क्रीन पर कितनी लाइट्स दिखाई देंगी? तीन तीन लाइट्स दिखाई देंगी। मतलब स्पेक्ट्रल लाइन जो है, जहाँ पर एक स्पेक्ट्रल लाइन होनी चाहिए थी वहाँ पर अब कितनी दिखाई दे रही हैं आपको? तीन तीन दिखाई दे रही हैं। सो दिस इज़ व्हाट, मतलब आप देखोगे जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो था तो हमें एक लाइन मिल रही थी, वहीं पर जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है तो तीन लाइंस मिलती है। मतलब वही जो एक लाइन थी वो तीन हिस्सों में स्प्लिट हो गई है ना। दिस इज कॉल्ड द, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन। दिस इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। अब देखो और डिटेल में चलते हैं। ठीक है, देखो बेसिकली हमारा यहाँ पर जो सोर्स है वो क्या है? एक एटम है। और कौन सा एटम हम अभी यहाँ पर ले रहे हैं? वी आर कंसिडरिंग हाइड्रोजन एटम। तो सबसे पहले ये समझना है कि लाइट हाइड्रोजन एटम से निकलती कैसे है, बाहर कैसे आती है। देखिए जो हमारा एटम होता है उसमें प्रोटॉन होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अभी इस केस में लाइट नहीं निकलेगी। कुछ एक्साइटेशन अगर होता है तो इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया। और अब जब ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट से जब वापस से ग्राउंड स्टेट में जाता है तब लाइट निकलती है। ठीक है, तो इस समय जो प्रोसीजर हो रही है वो क्या हो रही है? देखिए ये ग्राउंड स्टेट थी, ये एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, तो होता क्या है? देखिए 1 0 0 ये हो गया, ये ग्राउंड स्टेट है।
ठीक है, psi 100। एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, psi 2 LM। तो यहाँ पर क्या क्या हो सकती हैं, 200, ठीक है, फिर 211, फिर क्या है 210, फिर क्या है 21 - 1। देख रहे हो आप। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो इन सभी की जो एनर्जी है वो सेम ही है En, क्योंकि एनर्जी जो है ना, जब कोई पर्टर्बेशन नहीं होता है, ठीक है, तो हमारी जो अनपर्टर्बेटेड एनर्जी होती है वो सिर्फ n पे डिपेंड करती है, दैट डिपेंड्स ओनली ऑन n, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसकी एनर्जी है E2, और इस लेवल की जो एनर्जी है वो है E1। तो पार्टिकल किसी भी स्टेट से जाए, यहाँ से यहाँ जाए, या यहाँ से यहाँ आए, या यहाँ से यहाँ जाए, या यहाँ से यहाँ जाए, किसी भी इसमें जाएगा, हमें जो है एक ही फोटोन मिलेगा, ठीक है, जिसका एनर्जी होगा E2 - E1, है ना। ओके, तो आपको एक ही लाइन मिलेगी, यू आर गोइंग टू सी वन लाइन, है ना, एक ही स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी, एक ही कलर दिखाई देगा, राइट। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाता है तो आपको एक ही मिलेगा, क्योंकि ये कोई भी ट्रांजिशन करे, ठीक है, द एनर्जी डिफरेंस इज सेम। और जब एनर्जी डिफरेंस सेम है तो सेम वेवलेंथ ही मिलेगी, सेम फ्रीक्वेंसी में मिलेगी। अब बच्चों कंसिडर करिए दैट नाउ वी आर अप्लाइंग द, ठीक है, व्हाट वी आर अप्लाइंग द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करते हैं। जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करते हैं तब क्या होता है, तो मैं यहाँ थोड़ा सा डिटेल्ड डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। तो ये थी हमारी ग्राउंड स्टेट, यहाँ पर हमारे पास है बेसिकली 200, 211, 210, 21 - 1, ठीक है। सो ये अभी वो समय है जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा ही नहीं है, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो ट्रांजिशन कहीं से भी कहीं पर भी हो, यहाँ से यहाँ हो, यहाँ से यहाँ हो, यहाँ से यहाँ हो, यहाँ से यहाँ हो, आपको एक ही फोटोन मिलेगा, क्योंकि इन सभी की जो एनर्जी है वो क्या है, E2 - E1 है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन कर देते हैं, मतलब नॉन ज़ीरो कर देते हैं, तो ये ऑन हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये ऑफ था। तो ऐसा करने से क्या होता है, यहाँ तो सिंगल हैमिल्टोनियन था, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा, इस केस में हमारा हैमिल्टोनियन हो जाएगा अनपर्टर्बेटेड हैमिल्टोनियन प्लस सम पर्टर्बेशन। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया है उसके कारण पर्टर्बेशन होगा। और अब क्या होता है ऐसे केस में, ठीक है, इन दिस केस व्हाट एक्चुअली हैपन्स कि इस केस में हमारा जो बेसिकली ये जो लेवल होता है ये शिफ्ट हो जाता है, इट कैन शिफ्ट। सो लेट मी जस्ट शिफ्ट इट ऑन द अपर साइड। ये मान लीजिए यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब बेसिकली क्योंकि हम ग्राउंड स्टेट के लिए कर रहे हैं, सो इट मे बी नेगेटिव, ठीक है। सो या इट विल बी नेगेटिव लाइक दिस, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको ये नेगेटिव क्यों मिल रहा है, ठीक है। यहाँ शिफ्ट हो, ये नीचे की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो गया। सो एक काम करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या नहीं बोल रहा हूँ। यू विल अंडरस्टैंड इट सून, ठीक है। अभी ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। क्या होता है ग्राउंड स्टेट में जो पर्टर्बेशन थ्योरी है ना, वो नॉन डिजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी लगती है। तो यहाँ जो एनर्जी होती है वो जाती है अनपर्टर्बेटेड एनर्जी, ठीक है, प्लस फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन प्लस सेकेंड ऑर्डर करेक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन तो इसका ज़ीरो होता है और सेकेंड ऑर्डर करेक्शन एक्चुअली में नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने इसे शिफ्ट नीचे की तरफ किया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये वाली जो एनर्जी थी ना, इसकी जो एनर्जी थी, तो यहाँ पर जो एनर्जी थी अनपर्टर्बेटेड एनर्जी थी, तो ये तो नीचे शिफ्ट हो गई, इसमें तो स्प्लिटिंग हुई नहीं। बट ये वाली जो एनर्जी है ना, ठीक है, ये ना 3 भागों में बढ़ जाती है ना, इट विल स्प्लिट इनटू, ठीक है, 3 कंपोनेंट्स लाइक दिस।
ये 3 हिस्सों में बढ़ गई, अब आप देखो, ठीक है। सो इट हैज़ गॉट स्प्लिट इनटू 3 कंपोनेंट्स लाइक दिस। तो एक ट्रांजिशन अब यहाँ से यहाँ हो सकता है, ठीक है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बटी कैसे। तो यहाँ पर आपका जो अनपर्टर्बेटेड एनर्जी थी, ठीक है, इसमें आपका कुछ फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आ गया, इसमें कुछ आपका फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आ गया, और इसमें आपका कुछ फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आ गया। इस हिसाब से ये 3 हिस्सों में बढ़ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन मिलते हैं, एक और करेक्शन मिलता है जो कि 0 होता है, तो मैंने उसे लिखा नहीं है अभी, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन लेवल पर हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो एक ट्रांजिशन तो यहाँ से हो गया, ठीक है, तो इसके लिए एक करस्पॉन्डिंग लाइन मिल जाएगी। एक ट्रांजिशन यहाँ से हो रहा है तो एक तो इसके लिए मिल जाएगी, और एक ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ की तरफ हो रहा है तो एक लाइन तो इसके लिए मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पर कितनी लाइंस मिल जाएंगी, ठीक है, एक इसके लिए मिल जाएगी, एक इसके लिए मिल जाएगी, क्योंकि अब इन सभी की एनर्जी लेवल्स डिफरेंट है। तो अब आपको स्क्रीन पर जहाँ एक लाइन दिख रही थी वहाँ पर अब कितनी लाइन स्क्रीन पर दिखेंगी, 3 लाइंस दिखाई देंगी। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हमारा जो बेसिकली स्पेक्ट्रल लाइन होता है वो स्प्लिट हो जाता है, क्योंकि हमारी एनर्जी लेवल्स स्प्लिट होती हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं स्टार्क इफेक्ट, ठीक है। तो स्टार्क इफेक्ट में हमें 2 चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। पहली बात तो हमें पढ़नी पड़ेगी, जब हम ग्राउंड स्टेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो एनर्जीज कैसे चेंज होती हैं, और फिर हमें समझना पड़ेगा दूसरा कि जब हम एक्साइटेड स्टेट पर इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो स्प्लिटिंग कैसे होती है, ठीक है। आपको ये तो समझ में आ गया है कि स्प्लिटिंग होती क्यों है, ठीक है। अब चलो एक काम करते हैं, ठीक है, लेट्स गो फर्दर। तो हम सबसे पहले देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ग्राउंड स्टेट मतलब psi 100 ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हम, ठीक है, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो हम अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं ई के, मतलब जेड डायरेक्शन में अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। वी अप्लाई दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इतना अप्लाई कर देते हैं तो इसके कारण जो फोर्स क्रिएट होता है वो हो जाता है ई माइनस ई, ठीक है, ओके। अब इसके कारण जो पर्टर्बेशन क्रिएट होता है वो होता है विच इज़ नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जो पर्टर्बेशन हमारा क्रिएट होगा विच इज़ नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस, ठीक है, एफ डॉट डी आर, तो ये हो जाएगा प्लस ई डॉट, ठीक है, ई डॉट डी आर। अब हमारा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो कांस्टेंट ले रखा है, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा और अंदर सिर्फ बचेगा, ठीक है, अंदर सिर्फ बचने वाला है डी जेड, ठीक है, और इसे सॉल्व करने पर मिलेगा इतना, ठीक है। सो दिस इज द जेड, इतना हमें मिलेगा। सो दिस इज द पर्टर्बेशन विच वी विल बी हैविंग, ठीक है। तो अब हमारा जो हैमिल्टोनियन है वो हो जाएगा अनपर्टर्बेटेड प्लस पर्टर्बेशन, सो दैट विल बिकम, ठीक है, अनपर्टर्बेटेड प्लस ई इलेक्ट्रिक फील्ड जेड, ठीक है। तो हमारा जो अनपर्टर्बेटेड हैमिल्टोनियन है दैट कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स, पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस, और यहाँ पर आप अपनी पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हो, ठीक है, सो माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, ठीक है। हालांकि अनपर्टर्बेटेड हैमिल्टोनियन से जो अनपर्टर्बेटेड एनर्जी होती है वो तो हम सभी लोग जानते ही हैं, ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी नोन है। सो मेन है यहाँ पर हमें, अगर हम इसकी एनर्जी लिखना चाहते हैं न्यू एनर्जी, तो ये हमारी अनपर्टर्बेटेड एनर्जी होगी, ठीक है, प्लस, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, क्योंकि हमारा यहाँ पर क्या है ना बच्चों,
हमारा जो ग्राउंड स्टेट है वो नॉन डिजेनरेट है, ठीक है, व्हाट इट इज़ नॉन डिजेनरेट। तो हमें यहाँ पर क्या है, नॉन डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी यूज़ करनी है ना। तो नॉन डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी तो बहुत इजी है, आपको सिर्फ क्या करना होगा, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ऐड करना है। यू जस्ट हैव टू ऐड द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, ठीक है, और सेकेंड ऑर्डर करेक्शन, बस सेकेंड ऑर्डर तक हम लेते भी हैं वैसे, ठीक है, इसके आगे कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ जाता है। तो हम यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो जब फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, तो सभी लोग जानते हैं इट इज़ नथिंग बट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द परटर्बेशन इन द अनपर्टर्बेटेड स्टेट। सो ई बाहर आ जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा, 100 Z 100। अब चीज़ों को समझिए बच्चों, Z एक ऑड ऑपरेटर है और स्टेट हमारी साइमेट्रिक है, ठीक है। 100 स्टेट जो है वो सिर्फ R पे डिपेंड करती है और किसी और पे डिपेंड नहीं करती है। दैट्स द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, सो दिस विल गो टू 0, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर करेक्शन की। तो हमारा जो सेकेंड ऑर्डर करेक्शन होगा, सो दैट विल बी NLM नॉट इक्वल्स टू, देखो फॉर्मूला तो आपको पता है, ठीक है, वो यू नो द फॉर्मूला वेरी वेरी वेल। तो मैं एक काम कर देता हूँ, पहले आपको बता देता हूँ मेन फॉर्मूला क्या है, ठीक है। M नॉट इक्वल्स टू N, ठीक है, सो इट इज E M सॉरी psi M perturbation ठीक है। अब देखो, अब मैं हाइड्रोजन एटम के केस में जब लगाऊंगा ना तो 100, ठीक है, और ये इतना हो जाएगा, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर स्टेट्स क्या लूँगा, मैं इसके अलावा सभी स्टेट्स ले सकता हूँ। तो NLM में लिखूँगा, बस ये किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 100 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। और ये हो जाएगा परटर्बेशन सो स्टूडेंट्स अपन अब आगे चलते हैं, देखिए। सो अब क्या है ना बच्चों, हमारी जो ग्राफ देखिए, हमारा यहाँ पर जो n है, ये वाला जो n है, ये अब 2 हो सकता है या 3 हो सकता है या 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, बट ये यहाँ पर क्या है, 1 है। तो आपको तो मालूम है कि E100 इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन ENLM। तो ये वाला फैक्टर हमेशा नेगेटिव रहेगा, जबकि ऊपर वाला फैक्टर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, समझ में आया। बाकी हम इसके आगे इसको और सॉल्व नहीं करने वाले हैं, वी सॉल्व टिल हियर ओनली। और ये इस केस में अब 0 भी नहीं होगा। देखो अगर आप ज़्यादा और करने की सोचते हैं तो क्या होगा, ये चीज़ बाहर आ जाएगी, ठीक है। बट अब ये चीज़ 0 नहीं होगी क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन नहीं है, ठीक है, यहाँ अलग है और यहाँ अलग वेव फंक्शन है, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी 0, ठीक है, ये 0 नहीं जाएगा, ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, अब देखो जब हमारी एनर्जी अनपर्टर्बेटेड थी, मतलब जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था, तब हमारी एनर्जी थी ये, और जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो एनर्जी हमारी रिड्यूस हो गई, नीचे आ गई, है ना। सो इट हैज़ बिकम अनपर्टर्बेटेड एनर्जी माइनस, ठीक है। तो हमारा जो बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है वो तो 0 है, और जो हमारा सेकेंड ऑर्डर करेक्शन है, ठीक है, वो एग्जिस्ट करता है, जो कि क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। सो इट इज़ समथिंग इक्वल्स टू, ठीक है, 100 माइनस सम लैम्डा। तो आप देख सकते हो क्योंकि यहाँ पर जो लेवल है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हुई है ना, यहाँ पर जो लेवल है वो क्या है,
नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। इसलिए आप देखोगे कि जब मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया था तो मैंने नीचे की तरफ शिफ्ट किया था, ठीक है। तो इस वाले केस में कोई स्प्लिटिंग नहीं होती है, ठीक है। एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, ग्राउंड स्टेट में कोई स्प्लिटिंग नहीं होती है, सिर्फ शिफ्टिंग होती है ना। सो ग्राउंड लेवल पर क्या होता है, सिर्फ शिफ्टिंग होती है, ठीक है, स्प्लिटिंग नहीं होती है। स्प्लिटिंग एक्साइटेड स्टेट में होती है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। अब चलो बच्चों, अपन एक काम करते हैं, अब अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेता हूँ इससे रिलेटेड, अभी जो आपको पढ़ाया, ठीक है। अगर मिल जाता तो मैं अभी करा देता हूँ, ठीक है। सो दैट विल मेक द कॉन्सेप्ट बेटर फॉर यू, ओके। जस्ट गिव मी ए सेकेंड। सो देख रहा हूँ बच्चों, ठीक है, गिव मी टाइम। या मिल गया। गेट 2016 में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, स्टार्क इफेक्ट का, और ये क्वेश्चन ये है। आप इस क्वेश्चन को यहाँ देख सकते हो, ठीक है। सी द क्वेश्चन, ए हाइड्रोजन एटम इज इन इट्स ग्राउंड स्टेट in the presence of no uniform electric field, ठीक है, the leading order change in its energy is proportional to। देखो, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया एग्जैक्टली वही है, ठीक है। आपको इन लोगों ने बोला है कि हाइड्रोजन एटम अपनी ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है, और ये लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं दैट इज़ ई नॉट जेड, ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर अप्लाइंग। और अब ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर जो लीडिंग ऑर्डर चेंज इन एनर्जी है वो किसके कारण आएगा। तो देखो, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हमारी जो एनर्जी होती है, ठीक है, वो हम कैसे लिखते हैं। पहले तो हमारी अनपर्टर्बेटेड एनर्जी होती है, तो ये तो कोई चेंज नहीं है। इसके बाद आता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, जो कि मैंने बताया था कितना होता है, ज़ीरो होता है ना। फिर इसके बाद आता है हमारा सेकेंड ऑर्डर करेक्शन, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, तो ये हो गया हमारा -13.6 अपॉन, ठीक है, 1² प्लस 0 प्लस ये कितना आया था हमारा, अभी आपने देखा मैं यहाँ पर से ये जब कॉमन बाहर निकाला था ना, तो ये स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सो इट विल बी, ठीक है, ई स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर, ठीक है, समेशन एन एल एम नॉट इक्वल्स टू 100, ठीक है, एन एल एम परटर्बेशन 100, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आपका सिर्फ z बचेगा। ये अब क्या है ना, मैंने आपको अभी तो पढ़ा दिया, इसलिए मैं सॉल्व क्या ही करूँ पूरा, है ना, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो अब आप देख सकते हो, है ना, तो जो लीडिंग ऑर्डर चेंज है, ठीक है, सो लीडिंग ऑर्डर चेंज इज प्रोपोर्शनल टू दिस टर्म, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की सेकेंड पावर के प्रोपोर्शनल है। तो यही हमसे पूछा था कि हमारा जो लीडिंग ऑर्डर चेंज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की किस पावर के प्रोपोर्शनल है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की सेकेंड पावर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू n इक्वल्स टू 2, ठीक है। सो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू e की पावर स्क्वायर, है ना, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों आप देख सकते हो कि स्टार्क इफेक्ट से काफ़ी सिंपल और डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ओके, अब अपन लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं नेक्स्ट लेवल पर। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक ये है, अब हमने ग्राउंड स्टेट के लिए स्प्लिटिंग पढ़ ली, अब हम ये जानना चाहते हैं कि एक्साइटेड स्टेट पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं सो हाउ द स्प्लिटिंग हैपन्स, ठीक है। ये वाला और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो अब काफ़ी सारी चीज़ें तो आपको पता है, देखिए 1 सेकेंड स्टूडेंट्स,
So application of electric field in first excited state of हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम अप्लाई करते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम में तो क्या होता है, देखिए बच्चों, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो होती है वो n इक्वस टू 2 होती है ना, जिसमें कि हमारे पास 2 0 0 हो सकता है। मतलब देखो मैं आपको बताता हूँ, जब आप n को ना 2 लोगे तो l की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी। तो इस केस में m की वैल्यू 0 होगी या m की वैल्यू क्या होगी 1 0 और -1 होगी। तो इस केस में जो स्टेट मिलेगा 1 0 0 सॉरी 2 0 0 मिलेगा। इसमें जो स्टेट्स मिलेंगी वो मिलेंगी 2 1 1 या 2 1 0 या 2 1 -1। तो आपको 4 स्टेट्स मिलेंगी। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि एनर्जी तो एक ही है, मतलब -13.6 अपॉन 2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। एनर्जी तो एक है, जबकि स्टेट्स कितनी है 4 डिफरेंट स्टेट्स है। तो यहाँ पर डीजनरेसी कितनी है 4 है। तो यहाँ पर हम नॉन डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी तो यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ यूज़ करनी पड़ती है डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी। ठीक है, ओके। और हम यहाँ पर बच्चों उतना ही पढ़ेंगे जितना नेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर बेसिकली करेक्शंस टू एनर्जी फाइंड करेंगे, करेक्शंस टू वेव फंक्शन वी विल नॉट बी फाइंडिंग आउट। ठीक है, ओके। सो देखो अब क्या होगा, क्या हम करेंगे अब आगे। देखो बच्चों, अब आपको तो मालूम है कि हमारी जो एनर्जी होती है, ठीक है, सो इट इज़ E2। तो ये इसमें अनपर्टर्बेटेड एनर्जी तो रहेगी, बट यहाँ पर अब आपका इस पर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन भी आएगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन कैसे निकलेगा। तो क्योंकि हम डीजनरेट केस में हैं, ठीक है, इसलिए हमें अगर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालना है तो हमें निकालनी पड़ेगी डब्लू मैट्रिक्स। डब्लू मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, डीजनरेसी क्रॉस डीजनरेसी, है ना। तो ये हो जाएगा 4x4 मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारी जो डब्लू मैट्रिक्स होगी, ठीक है, वो हो जाएगी ये W11 W12 W13 W14 W21 W22 W23 W24 W31 W32 W33 W34 W41 W42 W43 एंड W44। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि ये हमको 4x4 मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी। अब कोई भी एक एलिमेंट Wij होता है क्या है, सो Wij कोई भी एलिमेंट होता है, ठीक है, I, ठीक है, परटर्बेशन, ठीक है, J। परटर्बेशन तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, ये हमारा परटर्बेशन है। ठीक है, ओके। Ij क्या है, तो हमारी 2 0 0 स्टेट मिली थी हमें, है ना। सो दीज आर द स्टेट्स, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये हमारा स्टेट था, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसे हम कैट 1 बोलेंगे। ठीक है, फिर हमारा होगा 2 1 1, इसे हम बोलेंगे कैट 2। फिर 2 1 0, इसे हम बोलेंगे कैट 3। और 2 1 -1, इसे बोलेंगे कैट 4। इनमें से Ij के कुछ भी हो सकते हैं, है ना। Ij इनमें से कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए मुझे निकालना है, ठीक है, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है, ठीक है, आई वांट टू फाइंड आउट, ठीक है, एनी जनरल टर्म। तो मैं कोई भी एक जनरल टर्म निकालता हूँ, तो Ij निकालता हूँ। तो बेसिकली I आपका हो गया एन डैश, एल डैश और एम डैश। ठीक है, और ये हो गया हमारा, ठीक है, और ये हो गया एन एल एम। हम यहाँ कोई भी एक जनरल टर्म निकाल रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज योर आई, दिस इज योर जे। ठीक है, ठीक है। सो यहाँ से क्या होगा कि ये दोनों चीज़ें तो बाहर आ जाएंगी, एन
ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ एक और चीज़ समझनी है कि एन डैश और एन जो है वो हमेशा 2 के ही बराबर है ना, सो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर अब उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं अब एन को जो है लिखूंगा नहीं, ठीक है। दैट इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड, इट्स ऑलवेज 2, ठीक है। तो अब यहाँ सिर्फ लिखेंगे एल डैश एम डैश जेड और ठीक है एल एम। अब यहाँ एक और चीज़ समझनी है आपको, वो ये है कि जो z होता है ना वो होता है r cos थीटा, ठीक है। तो ये तो फाई पे डिपेंड नहीं करता है ना, तो ये इस वाली स्टेट पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, इस क्वांटम पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, एल डैश जेड एल, और ये हो जाएगा हमारा, ये एक सेकेंड इंटीग्रल अलग से बन जाएगा, सेकेंड इंटीग्रल बन जाएगा, ये हो जाएगा एम, ठीक है, ओके। और अब यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। अब बच्चों देखो ये है हमारा एक ऑड ऑपरेटर है ना, ये क्या है, z क्या है, एक ऑड ऑपरेटर है। अगर एक्सपेक्टेशन बना तो ज़ीरो हो जाएगा, है ना। सो अगर एक्सपेक्टेशन बना तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली मैं मेन पॉइंट यहाँ पर एक चीज़ समझनी है कि ये जो मैट्रिक्स एलिमेंट है आपका WIJ, ये कब एग्जिस्ट करेगा, तो WIJ है ना, सो इट विल बी इक्वल टू ज़ीरो अगर एल डैश एल के बराबर ना हो, सो इट विल जस्ट गो टू ज़ीरो, है ना। सॉरी, अगर एल डैश एल के बराबर हो गया तो एक्सपेक्टेशन फॉर्मेशन हो जाएगा, सो इट विल गो टू ज़ीरो। इट विल ऑल्सो गो टू ज़ीरो अगर एम डैश एम के बराबर नहीं हुआ, क्योंकि ऑर्थोगोनलिटी आ जाएगी, है ना। सो इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो इट इज़ नॉट इक्वल टू, ये ज़ीरो कब नहीं होगा, ये ज़ीरो तब नहीं होगा जब एल डैश एल के बराबर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ मुझे एक चीज़ लिखनी है एम, ठीक है, जब एल डैश एल के बराबर नहीं होगा, और दूसरा पॉइंट होगा जब एम डैश एम के बराबर होगा। जब ये दोनों चीज़ें एक साथ सेटिस्फाई करेंगी तभी ये मैट्रिक्स एलिमेंट नॉन ज़ीरो होगा, ठीक है। देन ओनली दिस मैट्रिक्स एलिमेंट विल बी नॉन ज़ीरो। तो अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे और कौन से नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। बच्चों यहाँ पर सिर्फ दो ही एलिमेंट सर्वाइव कर सकते हैं, और वो है, एक एलिमेंट है ये वाला, ठीक है, और एक एलिमेंट है ये वाला। सिर्फ यही दो सर्वाइव करेंगे, बाकी सब ज़ीरो हो जाएंगे। मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि मैंने रैंडमली 2 4 को ले लिया, ठीक है, W24 को मैं ले लेता हूँ, तो W24 क्या हो जाएगा 2, ठीक है, यहाँ पर Z आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर 4 आ रहा है, ठीक है, और ये चीज़ तो बाहर आ गई, ठीक है। अब मैं 2 की वैल्यू रख देता हूँ विच इज़ 2 1 1, ठीक है। Z 4 की वैल्यू रख देता हूँ 2 1 -1। अब स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ देख सकते हो, चलो मैंने 2 को इग्नोर कर दिया, 1 1, ठीक है, Z, ठीक है, 1 -1। अब आप यहाँ देखो कि एल डैश इक्वल्स टू एल है ना। सो अब यहाँ पर अगर मैं इसे और सॉल्व करूँगा तो 1 Z 1, ठीक है, एंड देन इट इज़ इक्वल्स टू 1 -1। देखो, पहली बात तो ये दोनों बराबर आ गए तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, और ये क्योंकि डिफरेंट है ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, है ना। ऐसे सारे एलिमेंट ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ ये वाला, मतलब सिर्फ ये वाला सर्वाइव करेगा और ये वाला सर्वाइव करेगा, बाकी ये सब, बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं 1 3 को आपको बताता हूँ कि सर्वाइव क्यों करेगा, W13। तो W13 क्या है, 1 Z 3, ठीक है। सो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2 0 0, ये हमारा हो जाएगा Z, ये हमारा 3 है, 2 1 0, ठीक है। देखो 0 0, 2 को इग्नोर को नहीं भी लिखेंगे तो आपका चल जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 का कोई रोल नहीं है, एंड 2 इज सेम इन बोथ द स्टेट्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए 0 Z 1 एंड 0 0। अब देखो ये क्वांटिटी 1 है, ये क्वांटिटी एक्सपेक्टेशन नहीं बन रहा है, इसलिए इट इज़ नॉन इक्वल टू 0, है ना। तो ये फैक्टर नॉन ज़ीरो है, तो आप समझ सकते हो कि ये वाला फैक्टर नॉन ज़ीरो है। इन द सेम वे दिस इज ऑल्सो नॉन ज़ीरो। तो हमें सिर्फ यही दो एलिमेंट्स फाइंड करना है बस,
ठीक है, तो इन दो एलिमेंट्स को हम निकालेंगे कैसे, तो ये थोड़ा सा टीडियस है। ठीक है, तो इसमें ये जो है 200 एंड z, ठीक है 210, ये एलिमेंट हमें निकालना पड़ेगा, एवेल्यूएट करना पड़ेगा। दिस एलिमेंट्स नीड्स टू बी एवेल्यूएटेड। अब मैं आपको थोड़ा यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट की मदद से समझाता हूँ दैट हाउ इट इज कैलकुलेटेड। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, देखिए यहाँ पर, सो स्टूडेंट्स अब यहाँ समझना ठीक है क्या हो रहा है। देखिए इस फैक्टर को हमें निकालना है, राइट, दिस फैक्टर वी नीड टू फाइंड आउट। ये जो फैक्टर है ना, इसमें ये जो है ना R20, इट इज़ एक्चुअली R20 एंड Y00। तो इसका ये वाला टर्म ये हो गया और दूसरा वाला टर्म ये हो गया। इसी तरह से आपका R210 जो है ना, ये है R21 एंड Y10। तो 21 टर्म ये हो गया और ये इसके साथ हो गया। इसको इसलिए अलग कर दिया गया है क्योंकि एंगुलर पार्ट है और ये रेडियल पार्ट है, दोनों को आप अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, सो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखो इसके बाद क्या होगा। सो यहाँ पर जो z यहाँ पर आ गया है ना इसके साथ, तो z इक्वल टू होता है r cos थीटा। ठीक है, तो ये r निकल कर यहाँ जाएगा तो r क्यूब हो जाएगा और यहाँ सिर्फ इतना बच रहा है, आप देख सकते हो, है ना। वी आर लेफ्ट ओनली विथ दिस मच ऑफ द क्वांटिटी। तो यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं आएगा, ये इनके हाथ मिस्टेक से लग गया है। ठीक है, स्क्वायर विल नॉट कम। ठीक है, दैट इज बाय मिस्टेक। ओके, नाउ सी, ठीक है, यहाँ तक तो चीज़ें एकदम क्लियर है ना। ठीक है, फाइन, थिंग्स आर क्लियर। ओके, गुड। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखो, यहाँ पर अब सॉल्व करना इतना इजी नहीं है क्योंकि हमें ये फंक्शंस नहीं मालूम है ना। तो आपको अगर सॉल्व करना है तो इन रेडियल फंक्शंस की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, साथ ही पर इनकी भी वैल्यूज पुट करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये वॉल्यूम एलिमेंट होता है साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई, तो काफ़ी सारा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा जिसे सॉल्व करने पर इतना मिलेगा। ठीक है, तो अगर तो यहाँ पर हमारी ये पूरी वैल्यूज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3a0 इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से आप W31 भी फाइंड करेंगे, सो यार यू आर गोइंग टू गेट द सेम थिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम हमारी मैट्रिक्स पर ये सारी वैल्यूज़ प्लग आउट कर देते हैं। सो लेट्स प्लग आउट ऑल दिस वैल्यूज़। ठीक है, तो हमारी जो मैट्रिक्स होगी वो कुछ इस टाइप की हो जाएगी। सो और मैट्रिक्स विल बिकम लाइक दिस। ठीक है, इतनी आगे। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालना है तो इसका आइगन वैल्यू निकालना पड़ेगा। सो यू हैव टू फाइंड आउट द आइगन वैल्यूज। तो इसका आइगन वैल्यू निकल आएगा, आप इतने पार्ट के आइगन वैल्यूज निकालिए, फिर उसका मल्टीप्लाई इससे कर देना तो निकल आएगा। तो जो आपको आइगन वैल्यूज मिलेंगी वो मिलेंगी, मैं आपको बता देता हूँ क्या आइगन वैल्यूज आपको मिलेंगी। सो ऑन सॉल्विंग यू विल बी गेटिंग 3। तो इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, ये आप मुझसे होमवर्क ले सकते हैं। अगर आपको इशूज़ हैं तब भी तो मैं आपको सॉल्यूशन भी दे दूँगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ठीक है, सो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है स्टूडेंट्स, और कहीं कोई स्टूडेंट्स डाउट हो तो तुरंत पूछ लेना। ठीक है, सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू राइट नाउ। ठीक है, तो ये हमारा इतना हो गया और इसके बाद दूसरा हमारा ज़ीरो मिलता है, तीसरा भी हमें दरअसल एक्चुअली में ज़ीरो ही मिलता है, और यहाँ पर जो है लास्ट वाला मिलता है +3e। ठीक है, ये दरअसल मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप इसकी आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे तो वो इतनी मिलेगी। एग्जाम के दिन आपको ये आइगन वैल्यूज़ निकालने नहीं बैठनी है, ये आपको याद रहनी चाहिए आइगन वैल्यूज़। ठीक है, ओके। तो अब हमारा आ जाते हैं, तो अब हमारी जो एनर्जी है, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी। तो हमारी एनर्जी हो जाएगी अनपर्टर्बेटेड एनर्जी प्लस फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। ठीक है, तो एक इसको ले लो, सॉरी एक इसको ले लो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा -3e a0। सेकेंड केस में हमारे पास ज़ीरो है। ठीक है, फिर थर्ड केस में भी हमारे पास ज़ीरो है,
फिर हमारे पास जो है, ठीक है, यहाँ पर है, तो आप देख सकते हो हमारी जो है न्यू एनर्जीज है ना। तो ये न्यू एनर्जीज हमें जो मिली हैं, तो हमारा क्या हो गया, जो हमारा अनपर्टर्बेटेड एनर्जी था वो एक्चुअली में 3 हिस्सों में बढ़ गया। ठीक है, तो मैं सबसे बड़ी एनर्जी को ऊपर लिखूंगा इस बार। ठीक है, अनपर्टर्बेटेड एनर्जी +3 +0, और ये हमारा हो गया। ठीक है, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं हाउ द थिंग्स हैव बीन हैपनिंग। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये वाली जो लेवल है अनपर्टर्बेटेड लेवल, वो 3 हिस्सों में बढ़ गई। तो इस केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, और इस केस में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन ज़ीरो है। तो जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, तो हमारी जो सेकेंड एक्साइटेशन होती है वो 3 लेवल्स पर बढ़ जाती है। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई। तो यहाँ पर डीजनरेसी कितनी थी, पहले जो डीजनरेसी थी वो कितनी थी, 4 थी, है ना, एज पर द फॉर्मूला n², डीजनरेसी n² होता है। बट अब आप यहाँ पर देखो कि डीजनरेसी कितनी है हो गई। तो यहाँ पर ये एक स्टेट है ना, सो दिस इज द स्टेट। तो लेट्स कॉल इट, तो इसमें भी स्टेट में भी करेक्शंस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया, आपका सेकेंड एग्जाइटेड स्टेट है। तो मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ डैश, इसको लिख देता हूँ psi2 डैश डैश, इसको मैं लिख देता हूँ, इसकी करस्पॉन्डिंग स्टेट को लिख लेता हूँ psi2 डैश डैश डैश। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर ना 2 स्टेट्स की एनर्जी सेम है। ठीक है, वेट, लेट मी टेल यू हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग। ठीक है, वेट वेट, और अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ इसकी जो स्टेट है आपको मिलती है से 5 to 1। ठीक है, ये मिल जाती है आपको 5 to 2, ये आपकी हो गई 5 to 3, और ये आपकी हो गई 5 to 4। अब मेरी बात समझना, देखो इसका इसका तो एक ही स्टेट है, देयर इज ओनली वन स्टेट। बट अब इसके तो 2 स्टेट्स हो गए, 5 to 2 एंड 5 to 3, और इसके कितने स्टेट्स हो गए, इसका आपका एक ही स्टेट हो गया। समझ में आ रहा है आपको बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, तो यहाँ पर डीजनरेसी तो ख़त्म हो गई, यहाँ पर डीजनरेसी अभी भी है, और यहाँ पर डीजनरेसी ख़त्म हो गई। तो इवन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो डीजनरेसी पूरी तरह से खत्म नहीं हो गई है, डीजनरेसी ओनली पार्शली लिफ्ट हुई है ना। तो पार्शली लिफ्ट हुई है, ऐसे कहते हैं पार्शियल रिमूवल ऑफ द डीजनरेसी, पार्शियल रिमूवल ऑफ डीजनरेसी, या पार्शियल लिफ्ट ऑफ डीजनरेसी। तो पार्शियली रिमूवल हुआ है डीजनरेसी का, पूरा रिमूवल नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर आप देखोगे डीजनरेसी अभी भी है। ठीक है, ओके, आपको ये जो चीज़ें हैं करेक्शंस और डीजनरेसीज आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो करेक्टेड वेव फंक्शंस हमारे मिले हैं, इन्हें हम नहीं निकालेंगे, ये आपके एग्ज़ाम में भी नहीं आते हैं, और ये थोड़ा सा लंबी प्रोसीजर है। ठीक है, बट अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं डेफिनेटली समझा दूंगा डाउट क्लासेस में, अगर आप बोलते हैं, सो विल एक्सप्लेन यू, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आप बोलेंगे तो। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर था। तो अब हम वापस से आपको चलते हैं। तो देखो यहाँ देखो, मैंने जो स्टार्टिंग में जो डायग्राम बनाया था, ठीक है, ये देखो ये वाला, तो मैंने यहाँ बताया था कि 3 लेवल्स में स्प्लिट हो जाती है ना। अब अलग अलग लेवल से जब ग्राउंड स्टेट में जाएगी तो अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी। तो जहाँ पर हमें पहले एक ही स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही थी, वहाँ 3 मिलती हैं, इसी को कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, ओके, अब ये हाइड्रोजन एटम तो काफ़ी इजी था, तो हमने सबसे सिंपल वाला केस ही आपको एक्सप्लेन किया है ना। अब देखो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन करा देता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में ना कुछ अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू राइट नाउ। क्वेश्चंस में देता हूँ आपको। ठीक है, आप चाहें तो अभी करके देख सकते हैं। सो वेयर इज द क्वेश्चन, वेट फॉर ए वाइल, आई एम सर्चिंग आउट द क्वेश्चन।
मिल गया मुझे। देखो बच्चों, यहाँ बच्चों आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं डाउट क्लियरिंग क्लास लूँगा, तो अभी मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये सारे जो कंटेंट्स हैं रिकॉर्डिंग्स बनाने में टाइम काफ़ी जा रहा है। ठीक है, दैट्स वाई कुड नॉट टू द लाइव डाउट सेशंस करेंटली। देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ें हैं। ठीक है, व्हाट वी आर हैविंग हियर। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं हाइड्रोजन की फर्स्ट एक्साइड शीट में इग्नोरिंग द, ये गेट का क्वेश्चन है, 2019 के आसपास आया था। ठीक है, तो इन्होंने हमसे बोला है कि ये स्टेट्स हैं, है ना। इन्होंने बोला है ठीक है, इग्नोरिंग एन इक्वल्स टू टू स्टेट, जैसे कि मैं आपको बताया भी था। ठीक है, क्योंकि वो दोनों जगह सेम होती है। तो ये लोग सिर्फ एल एम स्टेट्स लिख रहे हैं, है ना। सो दे आर ओनली राइट। सो ये कुछ और नहीं है बल्कि 200 है, इट इज़ 211, इट इज़ 210, इट इज़ 21 - 1। ठीक है, अगर आप चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं। दिस इज़ द इंटरेक्शन। तो ये हमारा हैमिल्टोनियन कितना होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये लगा है, तो मैंने अभी आपको निकाल कर बताया था ना। ठीक है, सो इट इज़ दिस मच। सो ये पूछ रहा है कि कौन सा मैट्रिक्स एलिमेंट सर्वाइव करेगा। तो देखिए बच्चों, इसमें सिर्फ ये वाला सर्वाइव करेगा और कोई सर्वाइव नहीं करेगा। देखो मैं यहाँ आपको समझाता हूँ, इससे ये चीज़ तो बाहर आ जाएगी 0 0। ठीक है, z, और ये हो जाएगा 1 0। इसमें से यहाँ पर क्या होगा कि z इक्वल टू क्या होता है, r cos थीटा होता है। तो ये m, क्योंकि ये फाई पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए ये m पार्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। वेव फंक्शन के m पार्ट वाला फंक्शन, वेव फंक्शन का जो m पार्ट होता है वो फाई डिपेंडेंट होता है। ठीक है, देखो जो आपका वेव फंक्शन होता है ना साई एन एल एम, ठीक है, तो ये होता है आर एन एल साई वाई एल एम। इसमें भी दो हिस्से होते हैं वाई एल एम के अंदर, इसके अंदर भी दो हिस्से होते हैं। इसमें ना एक तो कांस्टेंट होता है, ठीक है, दूसरा होता है पी एल एम पी एल कॉस थीटा। ठीक है, और फिर आता है पी एल कॉस थीटा, फिर इसके बाद आता है आपका, ठीक है, ई आई एम फाई। तो ये वाला जो फाई वाला टर्म है ना, ये सिर्फ एम के साथ रहता है। ठीक है, तो अगर हमारा यहाँ फंक्शन z जो है अगर ये m पे डिपेंड नहीं करता है, तो मतलब ये 5 वाला जो पार्ट है वेव फंक्शन का, आप उसको इंटीग्रेशन से अलग करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा z वाला सिर्फ l के साथ बचेगा। ठीक है, और आप देख सकते हो 0 0। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, ये क्योंकि एक्सपेक्टेशन है ये 0 नहीं होगा, सो दिस फैक्टर इज नॉट गोइंग टू 0। बाकी ये 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें ये दोनों सेम है। ठीक है, इसमें एम डिफरेंट है इसलिए 0 हो जाएगा, इसमें एम डिफरेंट है इसलिए 0 हो जाएगा, इसलिए सिर्फ इसका राइट आंसर है सी। सो आंसर इज सी। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी लोगों को, आई होप सो। ठीक है, ओके, और क्वेश्चंस मैं देख लेता हूँ। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आए हैं, इतने ही आए थे। ठीक है, सो एक क्वेश्चन और आया था तो वो मैं अभी करा देता हूँ। ठीक है, तो आपको उसके लिए बाद में वेट नहीं करना पड़ेगा। रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन आए थे। देखो बच्चों क्या हो रहा है, इन द लीनियर स्टार इफेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये बोल रहे हैं लीनियर स्टार के इफेक्ट में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, लीनियर स्टार इफेक्ट मतलब वही कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका पावर 1 है। ठीक है, सो दैट्स द ओनली थिंग। ठीक है, तो जो लीनियर स्टार का इफेक्ट है, ठीक है, द एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्या करता है, इट पार्सली लिफ्ट्स द डिजेनरेसी। तो मैंने आपको बताया था ना कि n = 2 में जो डिजेनरेसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है ना। तो इट पार्सली लिफ्ट्स द डिजेनरेसी और
degeneracy of the level on hydrogen atom and splits n equals to level into 3 levels। मैंने आपको बताया था ना 3 लेवल्स में स्प्लिट करता है इसको। कितने लेवल में स्प्लिट करता है? 3 लेवल में स्प्लिट करता है ना। क्योंकि बीच के 2 करेक्शंस तो ज़ीरो होते हैं, है ना। बीच के जो 2 करेक्शंस होते हैं वो तो ज़ीरो होते हैं, तो इसको 3 लेवल्स में स्प्लिट करता है। तो ये 20 का राइट आंसर है। पार्शली इट्स डिजनरेशन एंड स्प्लिट्स इनटू 2 लेवल्स, तो ये गलत है, ठीक है। डस नॉट अफेक्ट, ये गलत है। कम्प्लीटली रिट्स, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से स्टार इफेक्ट में जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने आपको करा दिए हैं। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। बच्चों मैं एक और चीज़ बता दूं कि आप लोगों की ना डाउट क्लास अभी तक क्यों अरेंज नहीं हो पाई, उसका रीज़न सिर्फ यही है कि मैं कुछ दिनों से आप लोगों के लिए इस टाइप के जो वीडियोस डेवलप कर रहा हूँ ना, उसमें थोड़ा टाइम जा रहा है। सो दैट्स, जो जैसे ही मैं इनसे फ्री हो जाता हूँ तो मैं आप लोगों के लिए डाउट क्लासेस ऑर्गेनाइज कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी वैसे भी डेट नहीं आई है नेट एग्ज़ाम की, सो डोंट वरी, जैसे ही आती है हम लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके।